नमस्कार। आज एक नया विषय लेकर हाजिर हुई हूँ, कालपुरुष की कुंडली। तो यह जो टर्म है, ये कई बार हमारे सुनने में आती है, स्पेशली उन लोगों की जो ज्योतिष सीख रहे हैं। तो इसको समझने से पहले थोड़ा-सा हमें संहिता ग्रंथों की तरफ, ज्योतिष के ग्रंथों की तरफ जाना पड़ेगा। तो कई ज्योतिष ग्रंथों में चाहे आप पाराशरी उठा लीजिए, सारावली उठा लीजिए या फिर आप जातक पारिजात उठा लीजिए, इन सब में और वैदिक संहिता ग्रंथों में भी काल पुरुष की कल्पना की गई है। ऐसा माना जाता है हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा कि जो यत पिंडे तद ब्रह्मांडे, की जो कुछ भी ब्रह्मांड में स्थित है वही हमारे शरीर में है। मतलब हम उनसे अलग नहीं है। या आप यूं कह सकते हैं कि जो भी चर अचर वस्तुओं की या चर अचर जीवों की उत्पत्ति सृष्टि में हुई है, वो एक विराट पुरुष के द्वारा हुई है, ऐसी संकल्पना की गई है। या भगवान विष्णु को ही उस विराट पुरुष की संज्ञा दी गई है। अब ये काल पुरुष की कुंडली क्या होती है, तो ये हमारे नॉर्मल कुंडली की तरह ही होती है, जैसे हम लग्न कुंडली बनाते हैं। सिर्फ इसमें जो लग्न होता है वो फिक्स होता है और वो होता है मेष लग्न। हम मेष लग्नों के लिए हमने फर्स्ट हाउस में रख दिया मेष राशि को, तो बाकी राशियों को हम जैसे नॉर्मल कुंडली में प्लेस करते हैं वैसे ही हमें करना है। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद हमें यह देखना है कि जो 12 राशियां हैं, 12 भाव हैं और जो नवग्रह हैं, इनका आपस में जो कॉम्बिनेशन बनता है उससे काल पुरुष की के विभिन्न अवयवों का वर्णन किया गया है और हर हाउस का अपना एक सिग्निफिकेंस है कि किस हाउस से हम क्या देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि जो ग्रह है वो किस तरीके से कालपुरुष कुंडली के आंतरिक अवयवों का, या आप यूं कह सकते हैं कि कालपुरुष कुंडली के जो इनर स्ट्रेंथ है उसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, उस पर हम एक नजर डालते हैं। तो जब हम इनके आंतरिक अवयव की बात करते हैं काल पुरुष की, तो सूर्य को आत्मा बताया गया है। मन जो है वो चंद्रमा के अंडर आता है। बल जो बताया गया है वो मंगल के अधीन है। वाणी का कारक बुध है। ज्ञान का कारक इसमें गुरु है। सुख का कारक शुक्र है। और शनि जो कि काल नरस्य दुखम, तो यह काल पुरुष के दुख का कारक माना गया है। राहु को जो है अहंकार का कारक माना गया है। तो ये बात तो हो गई काल पुरुष के आंतरिक अवयव की। अब हम बाह्य अवयव के ऊपर एक नजर डालते हैं। अब एक ब्रीफ में नजर डाल लेते हैं कि ये 12 राशियां किन किन अवयवों पर अपना अपना शासन करती है या कहाँ पे स्थित है। तो मेष राशि की बात की जाए तो हम ये काल पुरुष के मस्तक पर है। वृषभ राशि की बात करें तो चेहरा और गले पे आती है। थर्ड राशि मिथुन, ये कंधों पर और हाथों पर आएगी। चौथी राशि हो गई कर्क, के छाती पर या हमारे लंग्स, इन पार्ट पर रहेगी। फिफ्थ जो राशि है सिंह राशि, ये सोलर प्लेक्सस पे स्टमक पर आती है। सिक्स ये एब्डोमेन पर आती है, इंटेस्टाइन पर अपना काम करेगी। सेवंथ जो तुला राशि है, लोअर एब्डोमेन पोर्शन पर इसका आधिपत्य होता है। फिर आ गया एथ वृश्चिक राशि, दैट इज बेस्ड प्लेस्ड ऑन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। नाइन्थ जो है हमारी धनु राशि, तो वो हमारे जांघों पर आती है। 10th मकर राशि नीज पर आएगी। 11th जो है ये काफ मसल्स, पिंडिया, उस एरिया पर आती है। और आखिरी राशि हो गई मीन राशि, ये काल पुरुष के तलवों पर अपना शासन करती है। तो ब्रीफ में अभी हमने समझ लिया कि काल पुरुष के जो इनर स्ट्रेंथ है वो कैसे देखी जाती है और काल पुरुष कुंडली में जो राशियां हैं वो किस प्रकार से काम करती है। अब बात आती है कि इस कुंडली का नैतल कुंडली के साथ किस प्रकार से कॉम्बिनेशन तैयार किया जाए और कैसे इसका फलादेश में उपयोग किया जाए। तो आइए अब उस पर नजर डालें। पुरुष की कुंडली का उपयोग क्या है, किस लिए इसका इतना महत्व है, इसे भी समझना जरूरी है। तो सबसे ज्यादा इसका महत्व है ट्रांजिट का रिजल्ट निकालने के लिए, ग्लोबल ट्रेंड जिसको हम कह सकते हैं। तो ग्लोबली जो चेंजेस होते हैं सभी के ऊपर, तो वह चेंजेस होते हैं नेचुरल इन प्लैनेट्स के अलग अलग ट्रांजिट की वजह से। जैसे कि अभी राहु केतु का गोचर चेंज होने वाला है, गुरु का गोचर चेंज होने वाला है, शनि महाराज का भी कुछ महीने पहले ही चेंज हुआ है। तो इसका प्रभाव जो होगा किस प्रकार से हम सभी पे पड़ेगा,
इसका भी वर्णन जो है संहिता ग्रंथों में भी दिया हुआ है और ऐसे भी जीवन पे हमारे क्या प्रभाव पड़ेगा ये हम देख सकते हैं। दूसरा इसका उपयोग होता है मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में, क्योंकि मेडिकल एस्ट्रोलॉजी जो होती है वो काल पुरुष की कुंडली का अध्ययन किए बिना अधूरी होती है। आप ऐसे तो बता सकते हैं व्यक्ति जो होगा वह हेल्दी होगा या नहीं, या उसे कोई बीमारी लगी रहेगी, ये सब हम D1 चार्ट देख के बता सकते हैं। लेकिन यदि हमें डिटेल में उसकी स्टडी करनी है कि किस शरीर के किस पार्ट में उसको परेशानी होगी, कि कौन सा जो हाउस है काल पुरुष की कुंडली का वो एफ्लिक्टेड है, हाउस का लॉर्ड एफ्लिक्टेड है, कौन सा साइन एफ्लिक्टेड है, तो उस पे हम बता सकते हैं कि व्यक्ति के इस बॉडी पार्ट में कुछ ना कुछ परेशानी निश्चित रूप से होगी। तीसरा इसका उपयोग होता है दशा में। अब दशा में किस प्रकार से इसका उपयोग होगा, मान लेते हैं कि सिंह लग्न की पत्रिका है तो बुध की दशा यदि चल रही है तो बुध जो है वो 11th हाउस को और 2nd हाउस को रिप्रेजेंट करेगा। तो जो बुध की दशा चलेगी तो इन दो हाउसेस के रिजल्ट्स तो हमें मिलेंगे। बुध जिनके नक्षत्र में स्थित है उनके भी रिजल्ट्स मिलेंगे, जहां दृष्टि डाल रहा है वहां का भी रिजल्ट देगा और जहां स्थित है वहां का भी रिजल्ट देगा। तो ये तो बात हो गई हमारे D1 चार्ट से। लेकिन इसके साथ साथ बुध जो होगा वो हमको 3rd हाउस और 6th हाउस का भी रिजल्ट देगा। अब क्यों रिजल्ट देगा, क्योंकि यदि हम काल पुरुष की कुंडली देखते हैं तो बुध जो है 3rd हाउस जो कि मिथुन राशि है और 6th हाउस जो कि कन्या राशि है, इन दोनों जो हाउसेस है इनका लॉर्डशिप इसके पास है। तो जब भी हमारी दशांतर दशा चलती है तो हमें उस हाउस के रिजल्ट्स तो मिलते ही है जो D1 चार्ट के साथ एसोसिएटेड है। इसके अलावा काल पुरुष की कुंडली के जिन हाउसेस पर हाउस लॉर्ड का आधिपत्य है वहां का भी रिजल्ट देता है। इसके अलावा हमें मिलता है कालपुरुष की कुंडली को जब हम सुपर इम्पोज करते हैं D1 चार्ट के ऊपर, तो व्यक्ति को किस हाउस से रिलेटेड चैलेंजेस जीवन में आएंगे या किस हाउस से उसको सक्सेस मिलेगा, लाइफ पैटर्न व्यक्ति का क्या होगा, यह सब समझने के लिए भी इसका हम उपयोग करते हैं। आइए अब जानते हैं कि किस तरीके से D1 चार्ट और कालपुरुष की कुंडली को आपस में एसोसिएट किया जाए। तो मान लीजिए हमें D1 के 2nd हाउस की स्थिति को पता करना है। 2nd हाउस से हम क्या देखते हैं, अपने कुटुंब का देखते हैं, वेल्थ को देखते हैं। तो इस की स्थिति यदि हमें जाननी है तो D1 के 2nd हाउस के लॉर्ड को देख लीजिए। यदि वह लॉर्ड जो है वृषभ राशि में बैठा हुआ है या मीन राशि में बैठा है या शुक्र के साथ है या शुक्र की दृष्टि उस पर पड़ रही है या फिर गुरु के साथ है, क्योंकि गुरु भी जो है वो धन का कारक है, या गुरु की दृष्टि उसके ऊपर पड़ रही है, तो ये सारी जो स्थितियां रहेंगी उस नेटिव के धन संपत्ति के हिसाब से काफी अच्छी रहेंगी। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि कालपुरुष की कुंडली के 2nd हाउस का लॉर्ड बनता है वीनस, और वीनस यहाँ पे स्वराशि का होगा और पाइसेस में वीनस जो होता है वो उच्च का होता है। अब इसकी उल्टी स्थिति देख लेते हैं। मान लीजिए कि D1 के 2nd हाउस का लॉर्ड जो है वो कन्या राशि में चला गया। अब कन्या राशि जो है वो शुक्र की नीच की राशि है, तो वहां पे यह स्थिति जो होगी धन संपत्ति के हिसाब से अच्छी नहीं होगी। इसी प्रकार से एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए 4th हाउस के बारे में हमें पता करना है, तो 4th हाउस से हमें पता है भूमि देखते हैं, माता का सुख देखते हैं, घर का सुख देखते हैं, वाहन देखते हैं, मानसिक शांति को देखते हैं। तो आप क्या कीजिए कि D1 चार्ट के 4th हाउस के लॉर्ड को उठाइए और वो देखिए कि वो कहाँ स्थित है। मान लीजिए 4th हाउस का लॉर्ड वृषभ राशि में स्थित है तो अच्छा है। क्यों, क्योंकि कालपुरुष की कुंडली के 4th हाउस का लॉर्ड चंद्रमा जो है ये वृषभ राशि में उच्च का होता है, एक बात। दूसरी बात, यदि D1 के 4th हाउस का लॉर्ड मून के साथ बैठा है तो भी अच्छा है, क्योंकि 4th हाउस का जो कारक है वो भी मून बनता है और कालपुरुष की कुंडली के 4th हाउस का लॉर्ड भी मून बनता है। तीसरा क्या हो सकता है कि D1 के 4th लॉर्ड के ऊपर मून की दृष्टि पड़ रही है। चौथा क्या हो सकता है कि 4th हाउस का लॉर्ड D1 जो है कर्क राशि में बैठा हुआ है, स्वराशि में आ गया। तो स्वराशि में नहीं आया, 4th हाउस का जो लॉर्ड है, सॉरी, D1 के 4th हाउस का लॉर्ड यदि कर्क राशि में बैठा है तो कर्क राशि जो है वो कालपुरुष कुंडली के 4th हाउस पे पड़ती है। तो यह भी स्थिति अच्छी होगी, किसके लिए अच्छी होगी, 4th हाउस से मिलने वाले रिजल्ट्स के लिए। तो इस तरीके से हम इन्हें देखते हैं। तो हमें ग्रहों की उच्च नीच राशि पता होनी चाहिए, ग्रहों की स्वराशि कौन सी है, मतलब वही की जो बेसिक्स है वो अच्छे से हमें क्लियर होने चाहिए। और बेसिक्स को क्लियर करने के लिए जैसे कि मैं हमेशा ही बताती हूँ कि ग्रह विचार, राशि विचार और नक्षत्र विचार, इसके ऊपर जो मैंने वीडियोस बनाए हैं उन्हें आप क्रमवार देखिए, समझिए, तो उससे आपके ये जो बेसिक्स होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। आइए आगे देखिए।
अभी जो पहली कुंडली आपके सामने आ रही है, ये कुंडली मेरे रिकॉर्ड में से मैंने उठाई है। इनकी जब आई थी ये जातिका मेरे पास, तो काफी परेशान थी फ्रेंड सर्कल को लेकर। उसके बाद इनके सोशल इश्यूज पे थे, कुछ हेल्थ इश्यूज पे इनके चल रहे थे, एंजाइटी इन्हें बहुत ज्यादा हो रही थी। तो जब मैंने इसका अध्ययन किया तो देखा कि चंद्र की दशा चल रही है, चल रही थी इनकी। और यदि हम चंद्र की पोजीशन देखते हैं तो यहाँ पे चंद्र जो है फोर्थ हाउस में बैठा हुआ है, केतु के साथ बैठा है, शनि की दृष्टि उसके ऊपर पड़ रही है और मंगल की भी दृष्टि पड़ रही है। अब इस पत्रिका के लग्नेश की बात की जाए तो लग्नेश ऐसे तो उच्च का बैठा है 10th हाउस में। ओके, और मंगल भी जो है वो उच्च का लग्न में बैठा है। गुरु जो है वो लग्न के ऊपर दृष्टि डाल रहा है, तो कुल मिला के व्यक्ति जो होगा साहसी तो होगा, और गुरु का बल उसको मिल रहा है, तो यह भी एक अच्छी स्थिति है। लेकिन जो फोर्थ हाउस जिससे हम मानसिक शांति को देखते हैं, वह कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो रही है, क्योंकि चंद्रमा जो फोर्थ हाउस का ही कारक बन रहा है, वो राहु केतु एक्सिस में आ रहा है। इसके अलावा शनि से पीड़ित है। और यदि हम काल पुरुष की कुंडली को यहाँ पे सुपर इम्पोज करते हैं, तो जो चौथी राशि है कर्क राशि उसको आप देखिए, उसके ऊपर भी मंगल का प्रभाव है। इसके बाद इसी राशि के ऊपर शनि की भी दृष्टि है, और इसका जो लॉर्ड चंद्रमा है वह भी पीड़ित है। तो कुल मिला के आप देखेंगे कि इन दोनों स्थितियों से, मीन्स काल पुरुष की कुंडली और लग्न कुंडली को जब हमने आपस में मिलाया, देखा, तो देखा कि जब चंद्र की दशा चल रही थी इनकी, तब इन्हें बहुत मानसिक अशांति थी। इनकी माता को भी बहुत सारी परेशानियां थी। इसके अलावा यदि हम देखें तो इन्हें चेस्ट और लंग्स से जुड़े हुए भी प्रॉब्लम्स है। तो उसका रीजन भी ये है क्योंकि जो फोर्थ साइन होता है काल पुरुष की कुंडली का, वो चेस्ट और लंग्स को रिप्रेजेंट करता है। वो यहाँ पर पीड़ित है मंगल के द्वारा, और फोर्थ का लॉर्ड भी पीड़ित है मंगल और शनि के द्वारा। तो इस तरीके से हमें इसे, सिंह लग्न की ये कुंडली है, और लग्नेश जो है सूर्य उच्च का 9th हाउस में वीनस के साथ बैठा हुआ है। अब दृष्टि बाकी ग्रहों पे भी डाल देते हैं, तो 6th हाउस में आप देखेंगे उच्च का मार्स बैठा है जुपिटर के साथ। और यदि हम बात करते हैं 5th हाउस की, तो वहां पे चंद्रमा बैठा हुआ है राहु के साथ। मतलब 5th और 11th हाउस जो है वो राहु केतु एक्सिस में आ रहे हैं। सैटर्न जो है ये 10th हाउस में बैठा है मित्र राशि में। बुध जो है वो नीच का हो रहा है 8th हाउस में। अब यदि हम इनके 5th हाउस के ऊपर फोकस करते हैं, तो 5th हाउस का लॉर्ड बन रहा है जुपिटर। जुपिटर जो है वो उच्च के मार्स के साथ 6th हाउस में बैठा हुआ है। एक बात ये हो गई। और वहां पे चंद्रमा बैठा हुआ है, चंद्रमा 12th हाउस का लॉर्ड बन के बैठा है। ठीक है। इसके बाद जो 5th हाउस होता है वो स्पोर्ट्स को, क्रिएटिविटी, इन सब चीजों को शो करता है। तो नेचुरली 5th हाउस का जो लॉर्ड है वो योग कारक मंगल के साथ बैठा है, और मंगल जो है वो स्पोर्ट्स के लिए बहुत इसेंशियल प्लैनेट है, क्योंकि मंगल इज फॉर करेज, मंगल इज फॉर फाइटिंग कैपेसिटी। तो उसके साथ ये बैठा हुआ है। इसके बाद और आगे देखते हैं, हम 3rd हाउस की बात करते हैं, क्योंकि 3rd हाउस भी हमारे पराक्रम का भाव है। तो 3rd हाउस का लॉर्ड बन रहा है शुक्र। उसकी दृष्टि 3rd हाउस के ऊपर पड़ रही है। यद्यपि वो शत्रु राशि में बैठा है, लेकिन लग्नेश के साथ बैठा है, और लग्नेश उच्च का है। और यदि हम नेचुरल कारक भी देखते हैं 3rd हाउस का, यदि पराक्रम भाव की बात करते हैं तो मंगल को ही देखा जाता है। तो मंगल फिर से उच्च का है 6th हाउस में, और 6th हाउस जो है हमारे डेली रूटीन को, कंपटीशन, इन सब चीजों को शो करता है। बात करते हैं हम 10th हाउस की। 10th हाउस जो हमारा कर्म क्षेत्र है, तो 10th हाउस का लॉर्ड भी यहाँ पे वीनस बन रहा है, जो लग्नेश के साथ बैठा हुआ है। और यदि हम 10th हाउस पे देखते हैं दृष्टि, तो 6th हाउस का लॉर्ड और 7th हाउस का लॉर्ड जो है वो कर्म भाव में बैठा है। तो निश्चित रूप से व्यक्ति का जो कर्म है, अ, वह कहीं ना कहीं कंपटीशन के साथ, पब्लिक के साथ जुड़ा हुआ रहेगा। अब यदि बात करते हैं हम काल पुरुष की कुंडली की, तो काल पुरुष की कुंडली में जो 5th साइन आता है लियो, वो यहाँ पे D1 में लग्न में बैठा हुआ है। एक बात ये हो गई। फिर सिंह राशि का जो स्वामी बनता है सूर्य, काल पुरुष की कुंडली की बात हम कर रहे हैं, तो वह भी उच्च का बैठ रहा है D1 में, और वो भी अच्छे भाव में बैठा हुआ है, 9th हाउस में बैठा हुआ है। तो कुल मिला के यदि आप ये सारे कॉम्बिनेशन को चेक करेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि इस व्यक्ति का कर्म क्षेत्र स्पोर्ट्स के साथ जुड़ा रहेगा। कंपटीशन के साथ जो है ये स्पोर्ट्स फील्ड में काफी काम करने वाला नेटिव होगा।
और ऐसा है भी क्योंकि ये जो कुंडली है हमारे क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर जी की है, तो इनके बारे में ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। हम सभी जानते हैं कि इन्होंने किस प्रकार से बहुत छोटी उम्र से क्रिकेट खेलना शुरू किया और फिर एक सफलता जो इन्होंने हासिल की है उसको हमेशा ही याद रखा जाएगा। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि काल पुरुष की कुंडली और इसके अलावा हमारा जो नेटिव का जो D1 चार्ट होते हैं इन दोनों में किस प्रकार से रिलेशन बन पाता है। तो अभी एक उदाहरण कुंडली और देख लेते हैं तो जिससे आपको और भी ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो अभी तक यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे ज्यादा लोगों तक हम इस जानकारी को पहुंचा सके। इसके अलावा यदि आप जीवन में किसी परेशानी से जूझ रहे हैं, आपको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, परेशान हैं, तो आप कुंडली का एनालिसिस करवा सकते हैं। स्क्रीन पे दिए हुए इस नंबर पे आप हमें संपर्क कर सकते हैं। हमारी पूरी कोशिश रहती है कि हम जल्द से जल्द आपकी समस्या का समाधान आप तक पहुंचा सके। कन्या लग्न की कुंडली आपके सामने है। ये जो जातक है, इन कुंडली का मैंने कई बार विश्लेषण किया है। काफी मेरे क्लोज्ड सर्कल में से ये आते हैं और इनकी आंखों से रिलेटेड समस्या जो थी वो बहुत बचपन से रही है। उसी की बात आज हम इस पे करेंगे इस कुंडली में। तो आप सेकंड हाउस और 12th हाउस को देख सकते हो। सेकंड हाउस जो है वो राइट आई को और 12th हाउस जो है वो लेफ्ट आई को शो करता है। सन और मून ये भी दो ग्रह जो है ये आंखों के लिए एक कारक ग्रह माने जाते हैं। उससे भी आंखों की समस्या देखी जाती है। तो यदि हम बात करते हैं यहाँ पे सेकंड हाउस की, तो सेकंड हाउस में वीनस जो है स्व राशि का बैठा है, लेकिन जो सूर्य है वह जो उसका नीच भंग भी हो रहा है क्योंकि वो नीच राशि में बैठा हुआ है। इसके ऊपर दृष्टि पड़ रही है सैटर्न की और साथ में दृष्टि पड़ रही है मार्स की। और सूर्य जो है यहाँ पे 12th हाउस का लॉर्ड बन के बैठा है। तो 12th हाउस का लॉर्ड जो है वो बहुत एफ्लिक्टेड हो रहा है और राइट आई में जाके राइट आई वाले हाउस में जाके एफ्लिक्टेड हो रहा है। तो ये एक बात हो गई। दूसरी बात यदि आप लेफ्ट आई की बात करते हो तो लेफ्ट आई राहु केतु एक्सिस में आ रहा है। वहां पे सैटर्न जुपिटर जैसे ग्रह बैठे हुए हैं। तो इससे भी क्लियर हो रहा है कि इस जातक को दोनों आंखों से रिलेटेड कहीं ना कहीं परेशानी होगी। वीनस जो कि विजन को, लेंस को, अपीयरेंस ऑफ आइज को भी शो करता है, वो सेकंड हाउस में स्व राशि का है। इनकी आंखें सुंदर है लेकिन इसमें परेशानी है। इसके बाद जुपिटर इस लग्न के लिए जो है वो बाधकेश भी बन रहा है और साथ में मार्केश भी बन रहा है और वो बैठा हुआ है। आप देखेंगे तो 12th हाउस में बैठा हुआ है। तो यह भी कहीं ना कहीं आंखों से रिलेटेड परेशानी क्रिएट करेगा। अब काल पुरुष की कुंडली को देखेंगे तो काल पुरुष का अपनी कुंडली का जो सेकंड साइन है उस पे यदि आप इस कुंडली में देखते हैं तो उसके ऊपर सैटर्न का एस्पेक्ट पड़ रहा है। देखिए 12th हाउस में सैटर्न बैठा हुआ है और वह जो है 10वीं दृष्टि से सेकंड साइन को देख रहा है। सेकंड साइन D1 इस कुंडली में आप देखेंगे 9th हाउस पे पड़ रही है और सेकंड साइन का लॉर्ड बन रहा है वीनस और वीनस बैठा हुआ है सूर्य के साथ। तो ये दोनों कुंडलियों से आपको ये बात क्लियर हो रही होगी कि इस जातक को आंखों से रिलेटेड परेशानी है और वो थी, बचपन से ही थी और आज भी वह अपने हैवी नंबर का स्पेक्ट्स यूज कर ही अपना काम चला रहे हैं। तो इस तरीके से हम इसको देख सकते हैं। अब इसी कुंडली में यदि हम सेकंड एस्पेक्ट पे जोर डालते हैं धन भाव के ऊपर, तो धन की स्थिति इनकी बहुत अच्छी है क्योंकि वीनस स्व राशि का बैठा हुआ है। एक बात, यदि काल पुरुष की कुंडली का हम सेकंड साइन देखते हैं तो वो बनता है टॉरस। तो टॉरस का जो लॉर्ड बन रहा है वीनस वो D1 में स्वराशि का बैठा है और यहाँ पे यदि आप देखेंगे तो उसके ऊपर मरकरी की भी दृष्टि पड़ रही है। और यदि हम जुपिटर की बात करते हैं जो कि धन भाव का कारक है तो वह भी बैठा हुआ है मित्र राशि में। साथ में बैठा है 10th और 5th और 6th हाउस वाले सैटर्न के साथ और राहु के साथ बैठा है। राहु भी कहीं ना कहीं मटेरियलिस्टिक चीजों को ही शो करता है और 12th हाउस जो है फॉरेन कंट्रीज को शो करता है। तो ये जातक जो है फॉरेन में ही रहते हैं, फॉरेन कंपनी में ही कई सालों से ये वहीं पे सेटल्ड हो चुके हैं। तो इन्हें जो धन मिला है वो फॉरेन कंट्री के थ्रू ही मिला है और आज भी इनको मिल रहा है। तो ये दोनों चीजें जो मैंने आपको बताई
कि काल पुरुष की कुंडली से हम किसी भी हाउस के रिजल्ट्स के ऊपर प्रॉपर फोकस कर सकते हैं कि किस तरीके से हमें रिजल्ट्स मिलने चाहिए। सिर्फ हमें देखना ये है कि जिस हाउस को हम देख रहे हैं उसके लॉर्ड की स्थिति आप D1 में चेक कर लीजिए और D1 कुंडली का खुद का एक एनालिसिस कर लीजिए कि वहां पे कंडीशन कैसी। तो अब मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये 2 या 3 कुंडलियाँ जो मैंने बताई है, उससे कालपुरुष कुंडली का जो कांसेप्ट है, वह काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा।